हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को बच्चों बोलते हैं ब्लीडर्स डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जनरली जब हमें कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो हमारी जो ब्लीडिंग है अराउंड 3 मिनट में स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मतलब 3 मिनट एवरेज टाइम है, 3 to 5 मिनट जिसमें वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को ये जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया होता है, उनके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है वो मिसिंग होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्लॉटिंग टाइम है वो 3 या 5 मिनट से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अगर उनको कोई इंजरी हो गई है तो वो कंटिन्यूसली ब्लीड करते रहेंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये किस तरह का डिसऑर्डर है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। बच्चों एक बात और मैं बता दूं, है ना, ये देखो जो हमारा जो बायोलॉजी फॉर नीट यूजी का कलर कौन सा है, ये वाला कलर। ठीक है, ये वाला कलर। और इस कलर से मैंने जितना भी लिखा हुआ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इस कलर से मैं जो भी लिखता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको याद रखना है। ठीक है, चलो। तो क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अनअफेक्टेड करियर फीमेल से सम ऑफ द मेल प्रोजेनी को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों ध्यान से सारी बातें सुनना, ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों लेक्चर में जो हमने इस चैप्टर के लिए बनाए हैं, इनमें ये वाला लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो एक सिंगल ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, और इसको हम फैक्टर 8 भी बोलते हैं। ये मिसिंग है, इससे ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है अगर आपको ये समझना है, तो हमने एक नॉर्मल मेल को लिया। तो नॉर्मल मेल मतलब एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। कैरियर फीमेल जिसमें एक एक्स है जो इस जीन को कैरी कर रहा है, दूसरा नॉर्मल एक्स है। इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे, नॉर्मल एक्स एंड नॉर्मल वाई बनेंगे। यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक आपका कैरियर है और एक नॉर्मल एक्स है। अब इसमें आप देखोगे कि ये 4 ऑफस्प्रिंग इसके मैंने बनाए हैं। इनमें से ये वाले बहन जी नॉर्मल है, देखो सारे जीन नॉर्मल है। यहाँ ये भैया जी भी नॉर्मल है, देखो वाई और एक्स नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कैरियर, हाँ ये एक्स और एक्स होना था, थोड़ा सा ये गड़बड़। हाँ, ये बहन जी कैसे हैं, कैरियर फीमेल, और यहाँ पे हीमोफिलिक बॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बात हुई, आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, मेल और फीमेल को कंपेयर करोगे यहाँ पे, या यहाँ पे कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो इसके पास एक एक्स है जो डिसीज़ कॉजिंग जीन को कैरी कर रहा है, इसके पास भी एक एक्स है जो डिसीज़ कॉजिंग जीन को कैरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीमेल के अंदर डिसीज़ नहीं हुई है, लेकिन मेल के अंदर डिसीज़ हुई है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है, क्योंकि मेल के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर एक्स के ऊपर कोई डिसीज़ कॉजिंग जीन प्रेजेंट है तो वो ज़रूर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल को अफेक्ट होने के लिए ये डिसीज कॉजिंग जीन दोनों के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा इसलिए है कि अगर इस फीमेल के अंदर ये डिसीज़ होनी है तो दूसरा एक्स इसको फादर से मिला है ना, तो इसका मतलब है कि इसके फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा और मदर को कैरियर होना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती है, इसलिए फीमेल को, मतलब फीमेल के अंदर इस डिसीज़ के होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये बात बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिकल सेल एनीमिया के बारे में ये है कि ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है जब बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। ठीक है, और एक सिंगल पेयर ऑफ एलील इसको कंट्रोल करते हैं।
और ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पॉइंट म्यूटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि इसमें पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है। तो जो आपका जी ए जी जो होता है, इसमें आपका ए यू से रिप्लेस हो जाता है। तो आप देखो केवल एक बेस पेयर चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। सिंगल बेस पेयर चेंज होने से, ये सिंगल बेस की वजह से होता है, इसीलिए हम इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। आपकी जो नॉर्मल आरबीसी होती है, ठीक है, तो ये बाइकॉनकेव डिस्क शेप होती है। लेकिन जो सिकल शेप आरबीसी होती है, तो इस सिकल का मतलब क्या होता है, जो सिकल होता है ना जिससे हम क्रॉप वगैरह को काटते हैं, है ना, तो ये सिकल के जैसे शेप है इसकी, है ना। तो इसलिए हम इनको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। अब इसमें आपको ये भी समझना होगा कि किस कंडीशन में डिसीज़ होती है। तो अगर एच बी एस देखो, एक एच बी हमने एक हीमोग्लोबिन के जीन को रिप्रेजेंट करा है, एस सिकल सेल जीन कैरी करने वाला है। तो एच बी एस है, तो ये डिसीज़ होगी। अगर एक एच बी एस और एक एच बी ए, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है, तो उस कंडीशन में अनअफेक्टेड करियर, और अगर ये एच बी ए होंगे तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। अब आपको ये पता है कि जो भी ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हैं, या जो भी यहाँ पे बेस सीक्वेंस है, वो किसी अमाइनो एसिड को कोड करता होगा, है ना। तो हमें अमाइनो एसिड का नाम भी याद करना है। और आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चेन से मिलके बना होता है। तो हम एक चेन को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो दोनों के दो दो कॉपी होते हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम लिखते हैं अल्फा टू बीटा टू, अल्फा टू बीटा टू, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जो अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन आ जाता है एट द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन, क्योंकि जो बेस का सब्स्टिट्यूशन है वो जी की जगह पे जी हो जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई वैलीन, ठीक है। तो ये सिंगल बेस की वजह से होता है, इसलिए हम इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये सिकल सेल कैसे हो जाता है, तो जो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो इसकी वजह से जो शेप है आरबीसी का, वो बाइकॉनकेव डिस्क ना होके इलोंगेटेड सिकल शेप हो जाता है, जिससे हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी में इसकी वजह से कम हो जाएगी। अगला हम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे ब्राउन कलर में है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि ये बाई बर्थ होता है और मेटाबॉलिज्म में एरर होने की वजह से होता है। कौन सी मेटाबॉलिज्म में एरर है वो हम समझते हैं। तो एक एंजाइम होता है यहाँ पे, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ये हमारी एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, एक नॉर्मल प्रोसेस है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला एंजाइम जब नहीं होगा, अगर ये एंजाइम नहीं है तो ये वाला कन्वर्सेशन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये कन्वर्जन नहीं होगा तो जो फिनाइल एलेनिन है ये एक्युमुलेट हो जाता है और ये फिनाइल पायरुविक एसिड और फिनाइल पायरुविक एसिड के डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। अब इनका किडनी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन में ये एक्सक्रीट होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और ब्रेन में एक्युमुलेशन की वजह से ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। तो इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। इसके केस में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मिसिंग होता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन जब नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा।
तो ये हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात कर ली। अगला पॉइंट, अगला है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बच्चों जब सेल डिवीजन के टाइम पे अगर क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है वो अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि या तो क्रोमोसोम का नंबर कुछ कम हो जाएगा या कुछ ज़्यादा हो जाएगा या उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। तो इसकी वजह से गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, जिसको हम एन्यूप्लाइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लाइडी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए बट वो एक ही सेल के अंदर रह गए, सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ, दो सेल नहीं बने उससे, तो एक ही सेल के अंदर रह गए, तो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को जनरली हम प्लांट के अंदर देखते हैं। जैसे वीट होता है हमारा, वो हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 6n होता है। तो ये पॉलीप्लॉइडी की बात होगी। ट्राइसोमी का मतलब है कि हैविंग वन एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम। जैसे अभी हम आगे ट्राइसोमी ऑफ 21 देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि 21 क्रोमोसोम की 2 कॉपी की जगह पे 3 कॉपी होती हैं, उसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है कि लैक वन ऑफ एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम मिसिंग रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम। बच्चों ये सिंड्रोम वाला जो पार्ट है, 3 सिंड्रोम है आपके बुक में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इमेज दिखाई है डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पाम क्रीज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, फ्लैटेंड नोज एंड फेस इस तरह का होगा। ठीक है, स्मॉल ईयर्स, स्मॉल माउथ, एक्सेस स्किन एट द नेक। ठीक है, सेपरेटेड जॉइंट बिटवीन द बोन एंड स्किल, ये सारे चीज़ें आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 से होता है, जो हमने पीछे पढ़ा। मतलब जो इनका जो कैरियोटाइप होगा, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो 21 जनरली जैसे मैं इसको ऐसे ए लिखता हूँ, तो ए की जगह पे यहाँ पे 3A होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी ऑफ 21। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लैंगडन डाउन, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था 1866 में, इसीलिए उनके नाम पे इसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम के केस में ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर का होगा, छोटा सा रह जाएगा, स्मॉल राउंडेड हेड होगा, फरोड टंग होगा, टंग जो होगा उसका इस तरह से ऐसे डिवीजन दिखेगा, फरोड टंग, पार्सली ओपनड माउथ, पाम ब्रॉड होगा, पाम क्रीज होंगे उस पर, फिजिकल साइकोमोटर डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट इसके अंदर रिटार्डेड होगा। तो ये हो गई बात डाउन सिंड्रोम की। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि ट्राइसोमी ऑफ 21 की वजह से होता है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो अगला पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बच्चों लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। जनरली जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का, तो वो 44 प्लस एक्स होता है या 44 प्लस XY होता है। लेकिन इस केस में आप क्या देखोगे कि 44 प्लस XY है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस केस में 47 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि 44 मतलब 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, तो ये तो हो गया 44, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX और XY। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एक XY तो प्रेजेंट है, उसके अलावा एक और X भी प्रेजेंट है, तो ये टोटल 3 हो गए। तो 44 प्लस 3 कितना हो गया? 47। तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें हम ऐसे डिफाइन करते हैं मेल विथ सम फेमिनिन कैरेक्टर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपकी बुक में मेंशन है वो है गायनेकोमेस्टिया। मतलब मेल के अंदर क्या होता है कि जनरली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, बट इस कंडीशन में मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखेगा, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और स्टेराइल कंडीशन रहेगी यहाँ पे, मतलब ऐसा मेल कैसा होगा? स्टेराइल होगा। चलो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को हम बोलते हैं कि इसमें 45 विद XO होगा
XO का मतलब क्या हुआ, बेसिकली फीमेल में जो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है वो 44 प्लस XX दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक X मिसिंग रहेगा, ठीक है, तो इसलिए XO हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 44 प्लस ये वाला 1 है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे 45। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रहेगा 45। तो 45 विद XO मतलब हम 44 प्लस XO इसको लिख सकते हैं। ऐसी जो फीमेल इंडिविजुअल हैं वो स्टेराइल होती हैं, ओवरीज इनके रूडिमेंट्री होते हैं मतलब लेस डेवलप्ड होते हैं, और इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एक्सेट्रा नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनमें नहीं रहेंगे। तो बच्चों ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं जल्दी से आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर पे काम करता हूँ और जल्दी से वो वीडियो आपके लिए तैयार करता हूँ। और अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है ना, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, जैसा मैंने बताया था, मेरा टारगेट है पूरे कंट्री में हमारा चैनल छा जाना चाहिए। तो बच्चों इसको जहाँ जहाँ पे आप इसको शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर करिए। और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है, आई मीन कि जो आप लोगों का प्यार है बच्चों इस चैनल के लिए, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आप प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए, है ना, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएं बहुत जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो, थैंक यू।